हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विनर क्रश। विनर क्रश में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जीएस का प्रैक्टिस सेट है जिसमें आपके 25 क्वेश्चन हैं। ये आपके सभी एग्ज़ामों में आते हैं, जैसे कि हाल ही में आपका यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम होना है, यूपी पैट का एग्ज़ाम हो, यूपी SSC पैट का एग्ज़ाम होना है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होना है, जो आपका नोटिफिकेशन जून में आने की संभावना है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आपका जून में आ जाएगा। SSC CHSL का एग्ज़ाम होना है। अन्य एग्ज़ाम जहाँ पे जीएस का पोर्शन आता है, ये आपके लिए ज़रूर बेनिफिट होगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर जरूर करें। अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी सतारा, ऑप्शन सी करौली या ऑप्शन डी संबलपुर। तो विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ था? सतारा हुआ था। सतारा कब विलय हुआ? 1848 में। सतारा लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के द्वारा सतारा को विलय किया। ये कब विलय हुआ? इसका विलय हुआ 1848 में। उसके बाद जैतपुर और संबलपुर का विलय हुआ 1849 में। सतारा के बाद जैतपुर और संबलपुर का विलय होता है 1849 में। उसके बाद बाघाट का विलय होता है 1850 में। फिर उदयपुर का विलय होता है 1852 में। झांसी का विलय होता है 1853 में और नागपुर का विलय होता है 1854 में और करौली का विलय होता है 1855 में। डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक था? डलहौजी का शासनकाल 1848 से लेकर के 1856 तक था। इसने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को उसका राज्य अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया। वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाया और 13 फरवरी 1856 को अवध का विलय कर लिया अंग्रेजी राज्य में। प्रथम रेलवे लाइन डलहौजी के काल में ही प्रथम रेलवे का, भारत में रेलवे का जनक भी किसे कहा जाता है? डलहौजी को कहा जाता है। 16 अप्रैल 1853 में 16 अप्रैल 1853 में बम्बई से ठाणे के बीच में पहली रेल चलाई जाती है। पहली रेल कब चलाई जाती है? 16 अप्रैल 1853 में बम्बई से ठाणे के बीच में पहली रेल चलाई जाती है। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार डलहौजी के समय में ही हुआ। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1854 के दौरान स्वरूप देने वाले कौन थे? लॉर्ड डलहौजी जी ही थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए हेरोडोटस, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी स्ट्रैबो या ऑप्शन डी एरियन। तो भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? हेरोडोटस ने किया था। अब हेरोडोटस को जान लेते हैं। हेरोडोटस कौन थे? यूनानी इतिहासकार थे। इन्हें क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री का।
इनकी पुस्तक थी हिस्टोरिका। ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस यानी कि ईरान के संबंध में इन्होंने वर्णन किया है। तो भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किसने किया है? ये प्रयोग किया है हेरोडोटस जी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना की? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड बेलेजली या ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? भारत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? भारत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना की लॉर्ड डलहौजी जी ने। अब जान लेते हैं सबसे पहले लॉर्ड विलियम बेंटिक जी को। देखिए इनका समय काल कब से कब तक था? 1828 से लेकर के 1835 तक। 1803 में मद्रास के ये क्या होते हैं? गवर्नर बनते हैं। 1833 में चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के क्या बन जाते हैं? गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। 1833 में चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बनते हैं? लॉर्ड विलियम बेंटिक जी बनते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक जी सबसे पहले सर्वप्रथम भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक जी भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। ये आपका 49,000 यूपी पुलिस कांस्टेबल में आ चुका है ये क्वेश्चन आपका, कि भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन बनते हैं। सती प्रथा समाप्त किया लॉर्ड विलियम बेंटिक जी ने और राजा राम मोहन राय, दोनों लोग ने मिलकर सती प्रथा को क्या किया? समाप्त किया। अब नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड बेलेजली। लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि पद्धति की शुरुआत करते हैं। लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि पद्धति की शुरुआत करते हैं। भारत में सहायक संधि का प्रथम प्रयोग वेलेजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर ड्रपले ने किया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की भी स्थापना कौन करते हैं? लॉर्ड बेलेजली करते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कौन करते हैं? लॉर्ड विलियम बेलेजली जी करते हैं। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में कॉर्नवालिस कोड का निर्माण कराया, जो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। जब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया, जो क्या था? शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है किसे? लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। जिले में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया जाएगा, ये भी किसने बताया था? ये नियम भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। गांधी इरविन समझौता, सांप्रदायिक पंचाट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और नेहरू रिपोर्ट। अब इस पे हमको विचार करना है कि ये कब का, इनका समय काल कब कब था। सबसे पहले ये देखिए कूट भी दिया हुआ है। देखिए नेहरू रिपोर्ट कब आती है? नेहरू रिपोर्ट आती है 1928 में। गांधी इरविन समझौता आता है 1931 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है 1931 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी कब होता है? 1931 में होते हैं। लेकिन गांधी इरविन समझौता कब होता है? 5 मार्च 1931 में। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब होता है? 7 सितंबर 1931 में। सांप्रदायिक पंचाट या फिर इसे क्या कहा जाता है? कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। ये कब इसकी शुरुआत होती है? 1932 में। तो सबसे पहले किसकी शुरुआत होती है? नेहरू रिपोर्ट की। फिर उसके बाद गांधी इरविन समझौता की,
फिर उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की, और फिर क्या हो जाता है, सांप्रदायिक पंचायत। तो आपका सबसे पहले फोर्थ आएगा, फिर उसके बाद फर्स्ट आएगा, फिर उसके बाद थर्ड आएगा, और फिर उसके बाद सेकंड आएगा। अब देखते हैं सबसे पहले कि फोर्थ, फर्स्ट, ये रहा, ये आपका ऑप्शन डी। आपका ऑप्शन डी क्या होगा, सही होगा। नेहरू रिपोर्ट कब आती है, नेहरू रिपोर्ट आती है 1928 में। गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 में। दिल्ली गोलमेज सम्मेलन होता है 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक। सांप्रदायिक पंचायत कब होता है, 1932 में। अब जान लेते हैं, देखिए गांधी इरविन समझौता गांधी इरविन समझौता सबसे पहले किसे जानते हैं, सबसे पहले जानते हैं गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता को क्या कहते हैं, दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। गांधी इरविन समझौता को क्या कहते हैं, दिल्ली पैक्ट कहते हैं। लंदन के में क्या होता है, द्वितीय गोलमेज, दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। कुल कितने गोलमेज सम्मेलन होते हैं, 3 होते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है 12 नवंबर 1930 में, लंदन में होता है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक। तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है नवंबर 1932 में। तो पहला गोलमेज सम्मेलन कब होता है, 12 नवंबर 1930 में, लंदन में होता है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है 7 सितंबर 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1931 में। ये भी कहाँ होता है, लंदन में होता है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है नवंबर 1932 में। तो गांधी इरविन समझौता कब होता है, लंदन में। जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है उससे पहले महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में एक राजनीतिक समझौता होता है, एक राजनीतिक समझौता होता है। ये किनके बीच में होता है, ये हुआ 5 मार्च 1931 में हुआ। और ये किसके बीच में हुआ, महात्मा गांधी जी के बीच में और लॉर्ड इरविन के बीच में होता है। ये क्या होता है, एक राजनीतिक समझौता होता है, जिसे हम क्या कह देते हैं, गांधी इरविन समझौता कह देते हैं, या फिर हम दिल्ली पैक्ट के नाम से भी इसको जानते हैं। अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है 7 सितंबर 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1931 में। इसका आयोजन कहाँ होता है, लंदन में होता है। महात्मा गांधी जी के साथ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था, सिर्फ एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। इनके साथ सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट भी और अन्य व्यक्ति इसमें भाग लिए, अन्य भारतीय व्यक्ति भी इसमें भाग लिए। फिर क्या होता है, कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत कहते हैं। ये कब होता है, ये होता है आपका 1932 में। दलितों को भी मुस्लिम, सिख आदि की तरह पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान किया जाए, इसलिए ये होता है दलित वर्ग को 2 जगह वोट का अधिकार दिया जाए, एक सामान्य निर्वाचन क्षेत्र और दूसरा क्या हो, विशेष निर्वाचन क्षेत्र जो दलित वर्गों के लिए आरक्षित हो। इसमें क्या होता है, इसमें दलितों को भी मुस्लिम, सिख की आदि की तरह क्या किया जाए, पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान किया जाए। दलित वर्गों को 2 जगह वोट देने का अधिकार दिया जाए, एक सामान्य निर्वाचन क्षेत्र और दूसरा क्या होगा, विशेष निर्वाचन क्षेत्र जो दलित वर्गों के लिए आरक्षित हो। अब जान लेते हैं नेहरू रिपोर्ट की। नेहरू रिपोर्ट कब आती है, ये होता है आपको अगस्त 1928 में, अगस्त 1928 में। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, पंडित मोतीलाल नेहरू जी होते हैं, जो भारतीय संविधान के मसौदा तैयार करने के लिए 8 सदस्यों की समिति बनाई गई इसी रिपोर्ट के द्वारा। इस समिति ने प्रस्तावित संविधान का जो प्रारूप प्रस्तुत किया है उसे ही क्या कहते हैं, नेहरू रिपोर्ट कहते हैं।
नेहरू रिपोर्ट में क्या होता है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं पंडित मोतीलाल नेहरू जी। इन्होंने भारतीय संविधान के मसौदा को तैयार करने के लिए 8 सदस्यों की क्या बनाते हैं, एक समिति बनाते हैं। इस समिति में प्रस्तावित संविधान का जो प्रारूप प्रस्तुत किया गया उसे ही क्या कह दिए, नेहरू रिपोर्ट कह दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सिंध का ब्रिटिश भारत में विलय किया था, सिंध का ब्रिटिश भारत में विलय किया था। ऑप्शन ए लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी लॉर्ड एलनबरो, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, लॉर्ड एलनबरो ने के काल में के दौरान ही अगस्त 1843 में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। लॉर्ड एलनबरो ने, गवर्नर जनरल ने सिंध को ब्रिटिश राज्य में क्या कर लिए, मिला लिए। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का एक प्रमुख परिणाम था। लॉर्ड एलनबरो, इनका समय काल कब होता है, इनका समय काल होता है 1842 से लेकर के 1844 के काल में। इन्होंने ही रविवार की छुट्टी की शुरुआत की 1843 में। लॉर्ड एलनबरो के समय 1843 में एक्ट वी के तहत दास प्रथा का उन्मूलन किया गया, दास प्रथा को समाप्त किया गया, लॉर्ड एलनबरो ने किया 1843 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मल्टीमीडिया में ये शामिल हो सकते हैं। ऑप्शन ए संख्यात्मक पाठ और चित्र डेटा, ऑप्शन बी ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो, संगीत और आवाज, ऑप्शन सी केवल संख्यात्मक प्रकार के डेटा, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मल्टीमीडिया में शामिल कौन होते हैं, आपके ग्राफिक्स शामिल होते हैं, एनिमेशन शामिल होते हैं, वीडियो जो आपका म्यूजिक है और आपकी वॉइस है, ये सब शामिल किस में होते हैं, ये आपके मल्टीमीडिया में शामिल होते हैं। मल्टीमीडिया कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच दो तरफा संवाद स्थापित करता है। मल्टीमीडिया में किसी सूचना को प्रस्तुत करने के माध्यम कई प्रकार के होते हैं, जैसे हैक्ट में क्या होता है, जैसे कि हैक्ट में क्या हो गया, अक्षरों, अंकों और स्पेशल कैरेक्टर के माध्यम से सूचनाओं का प्रस्तुतिकरण होता है। ग्राफिक्स, जिसको ग्राफिक्स को क्या कहते हैं, रेखा चित्र बोलते हैं, लाइनों से बने चित्र होते हैं ग्राफिक्स। एनिमेशन में क्या होता है, रेखा चित्र द्वारा बने गतिमान प्रतीत होते चित्र होते हैं। और चित्र इमेज में क्या होता है, पिक्सेल द्वारा तैयार चित्र होते हैं। आवाज़ ऑडियो क्या होती है, ध्वनि संकेत होती है। वीडियो क्या होता है, घटनाओं की गतिमान प्रस्तुति होती है। वीडियो क्या होगा, घटनाओं की गतिमान प्रस्तुति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। धावन सोडा को क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और नीला तोता को क्या कहते हैं, कॉपर सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी। प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या नहीं कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है,
ये जिप्सम से बनता है। ये इस जिप्सम में जिप्सम कैल्शियम का अयस्क होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका सूत्र क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का? CaSO4 इंटू 1/2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? जब आपकी हड्डियाँ टूट जाती हैं तो उसको जोड़ने में इसका प्रयोग किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहते हैं हम? सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहते हैं हम? बेकिंग सोडा कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? NaHCO3। NaHCO3 सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं हम? धावन सोडा कहते हैं। धावन सोडा कहते हैं। इसका सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। Na2CO3 इंटू 10H2O। सो कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं? क्विक लाइम कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? CaO होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। कॉपर सल्फेट को क्या कहते हैं? नीला थोथा कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? CaCO3 इंटू 5H2O। और फेरस सल्फेट को क्या कहते हैं? फेरस सल्फेट को कहते हैं हरा थोथा। नीला थोथा किसे कहते हैं? कॉपर सल्फेट को। फेरस सल्फेट को कहते हैं हरा थोथा। इसका सूत्र होता है FeSO4 इंटू 7H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? प्रकाश वर्ष, दूरी की इकाई, पार्सेक समय की इकाई, डेसिबल ध्वनि तीव्रता की इकाई और हर्ट्ज आकृति की इकाई। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? पार्सेक। पार्सेक समय की इकाई नहीं है। ये किसका मात्रक है? ये आपका पार्सेक दूरी का मात्रक है। एक पार्सेक बराबर क्या होता है? एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष या फिर 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। और यह क्या है? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। अब प्रकाश वर्ष को जान लेते हैं। 1 लाइट ईयर को क्या कहते हैं? 1 लाइट ईयर किसके बराबर होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की फसल में खैरा रोग निम्नलिखित की कमी के कारण से होता है। ऑप्शन ए Ca कैल्शियम, ऑप्शन बी Zn जिंक, ऑप्शन सी Fe लोहा आयरन, ऑप्शन डी Cu कॉपर। तो खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? खैरा रोग जिंक की कमी के कारण होता है। ये किस में होता है? धान की फसल में होता है। खैरा रोग में क्या होता है? पत्तियों पर धब्बे बन जाते हैं और जड़ों का विकास नहीं होता है। खैरा रोग में जिंक एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। पौधों को इसकी सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। धान का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? धान का वैज्ञानिक नाम होता है ओराइजा सटाइवा। धान का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ओराइजा सटाइवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौधों को पराबैंगनी विकिरण से
होने वाली हानि से बचने वाला वर्णक है? ऑप्शन ए जैथोफिल, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी कैरोटीनाइट, ऑप्शन डी फाइकोसाइन। तो आपका पौधों को पराबैंगनी विकिरणों से होने वाली हानि से बचाने वाला वर्णक कौन सा होता है? आपका कैरोटीनाइट है, कैरोटीनाइट है। यह प्रकाश संश्लेषण से संबंधित प्रकाश तंत्र का प्रत्यक्ष रूप से सुरक्षा करता है। प्रकाश संश्लेषण को जान लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? क्लोरोफिल वर्णक युक्त हरे पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में मृदा से जल और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं और जिसमें ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में बाहर निकलता है। देखिए 6CO2 प्लस 12H2O, इसमें क्या होगा? क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश होगा। क्या बनेगा? 6C H12O6, ये क्या बन गया? ग्लूकोज बन गया। और 6O2 और 6H2O। क्लोरोफिल का सूत्र क्या होता है? क्लोरोफिल का सूत्र होता है C55 H72 O2 N4 और Mg। यह हरे रंग का होता है। क्लोरोफिल का सूत्र क्या होगा? 6C55 H72 O2 N4 Mg। 6C55 H72 O2 N4 Mg या हरे रंग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए से आरएनए के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डीएनए से आरएनए की बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन या ट्रांसलोकेशन या फिर ट्रांसजीशन या फिर ट्रांसक्रिप्शन। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? डीएनए से आरएनए की बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। यह प्रक्रिया यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक में, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कहाँ होता है? कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म में संपन्न होता है। यह प्रक्रिया यूकैरियोटिक में किस में होता है? न्यूक्लियस में होता है। और प्रोकैरियोटिक में किस में होता है? प्रोकैरियोटिक में होता है साइटोप्लाज्म में। डीएनए की क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है। इसमें बेस होता है। बेस एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन होता है। यह मुख्यतः किस में पाया जाता है? डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। आरएनए के में क्या होता है? राइबोज शर्करा होती है। इसमें थाइमिन की जगह क्या होता है? यूरेसिल होता है। और आरएनए कहाँ पाया जाता है? या केंद्रक और कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नोबेल पुरस्कार विजेता तथा उनके संबंधित विशिष्ट योगदान के क्षेत्रों के युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य, ऑप्शन बी सीवी रमन भौतिकी, ऑप्शन सी हरिगोविंद खुराना भौतिकी, ऑप्शन डी मदर टेरेसा ये शांति। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? आपका राइट ऑप्शन है कि हरिगोविंद खुराना ये किससे? भौतिकी से संबंधित नहीं है। हरिगोविंद खुराना जी को 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में क्या मिलता है? नोबेल प्राइज मिलता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को कब मिलता है? रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिलता है। और 1930 में प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज के लिए
सीवी रमन को क्या मिलता है, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिलता है। मदर टेरेसा को कब मिलता है नोबेल पुरस्कार, ये मिलता है 1979 में शांति के लिए क्या मिलता है, नोबेल प्राइज मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूल रूप से ऑडियो सिस्टम के लिए विकसित डिजिटल डेटा के भंडारण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली एक छोटा सा प्लास्टिक डिस्क को क्या कहते हैं। मूल रूप से ऑडियो सिस्टम के लिए विकसित डिजिटल डेटा के भंडारण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक छोटा सा प्लास्टिक डिस्क को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन बी ऑप्टिकल डिस्क, या ऑप्शन सी कॉम्पैक्ट डिस्क, या ऑप्शन डी जिप डिस्क। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क। मूल रूप से ऑडियो सिस्टम के लिए विकसित डिजिटल डेटा के भंडारण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला छोटा सा प्लास्टिक डिस्क को क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं। सीडी रोम या क्या होता है, ऑप्टिकल डिस्क होता है। सीडी रोम क्या होता है, ये एक ऑप्टिकल डिस्क होता है का एक प्रकार है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बृहद डाटा, ऑडियो और वीडियो फाइल आदि में क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। ब्लू रे डिस्क, इसको पढ़ने व लिखने के लिए ब्लू वायलेट लेजर किरणों का प्रयोग किया जाता है। और फ्लैश मेमोरी यह कहता है, यह एक अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में बड़ी सफलता की स्थापना के साथ आई। ऑप्शन ए भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, ऑप्शन बी अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति, ऑप्शन सी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, या ऑप्शन डी परमाणु ऊर्जा का विभाग। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में बड़ी सफलता भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की जाती है। भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थित है। भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, अहमदाबाद में स्थित है। इसकी स्थापना कौन करते हैं, डॉक्टर विक्रम साराभाई जी ने 1947 में इसकी स्थापना की। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब होती है, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना होती है 3 जनवरी 1954 में। इसरो का मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में है। और इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है, बेंगलुरु में है। और इसकी स्थापना कब होती है, 15 अगस्त 1969 में। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना कहाँ होती है, बेंगलुरु में होती है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश, ऑप्शन ए पहले घटता है तत्पश्चात बढ़ता है, ऑप्शन बी पहले बढ़ता है तत्पश्चात घटता है, ऑप्शन सी बढ़ता जाता है, ऑप्शन डी क्या होता है, स्थिर हो जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। देखिए, अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जीडीपी में सर्वाधिक होता है। जब कोई अर्थव्यवस्था अल्प विकसित से विकासशील की ओर बढ़ता है तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जीडीपी में घटने लगता है और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों का योगदान बढ़ने लगता है। जब कोई अर्थव्यवस्था विकसित अवस्था में होता है तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान न्यूनतम और तृतीयक क्षेत्र का योगदान अधिकतम हो जाता है। भारत में जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र का योगदान क्या होता है, अधिकतम होता है। तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की? ऑप्शन ए
BN गाडगिल ने, ऑप्शन बी BK RB राव ने, ऑप्शन CN वकील ने, या ऑप्शन सी PC महालनोबिस ने, या ऑप्शन डी CN वकील ने। तो दूसरी पंचवर्षीय की रूपरेखा किसने तैयार की? ये आपके PS महालनोबिस जी ने दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की। यह दूसरी पंचवर्षीय कब होती है? 1956 से लेकर के 1961 में। नेहरू महालनोबिस मॉडल के नाम से इसे जाना जाता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक, भारी उद्योग, चिकित्सा और स्वास्थ्य आदि के क्षेत्र में काम किया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना के ही द्वारा राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा में स्थापित किया जाता है। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में स्थापित किया जाता है दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, कृषि के क्षेत्र में इसमें काम किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आती है? 1951 से लेकर के 1956 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। अब योजना आयोग का ही नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है? नीति आयोग कर दिया गया है। योजना आयोग की स्थापना कब होती है? 15 मार्च 1950 में। और इसमें कुल कितनी योजनाएं होती हैं? 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी। 12 पंचवर्षीय योजनाएं 2012 से लेकर के 12वीं पंचवर्षीय योजना 2017 तक थी। ये क्या होती है? 5 वर्षीय योजना का संचालन होता है। इसी पर इसका नाम बदल के, योजना आयोग का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? नीति आयोग कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा के गतिरोध की किस स्थिति या किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? ऑप्शन ए साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में, ऑप्शन बी धन विधेयक को पारित करने की स्थिति में, या ऑप्शन सी ये आपका कोट दिया हुआ है। देखिए, लोकसभा तथा राज्यसभा के गतिरोध की किस स्थिति या किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? आपका पहला है साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में, या फिर धन विधेयक को पारित करने की स्थिति में, या फिर संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की स्थिति में। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए कि लोकसभा तथा राज्यसभा के बीच गतिरोध की साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 108 के 8 में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने में के क्या उद्देश्य थे? ऑप्शन ए सार्वजनिक महत्व के निश्चित आवश्यकता मुद्दे पर बहस करने हेतु, ऑप्शन बी विपक्षी सदस्यों के मंत्रियों से सूचना प्राप्त करने हेतु, ऑप्शन सी किसी अनुदान की मांग में एक निश्चित मात्रा में कटौती करने हेतु, या ऑप्शन डी कि कुछ सदस्यों के हिंसक अथवा अनुचित व्यवहारों पर रोक लगाने के लिए कार्यवाही करने हेतु। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने के उद्देश्य हैं सार्वजनिक महत्व के निश्चित अति आवश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु। स्थगन प्रस्ताव, संसद में स्थगन प्रस्ताव संसद का कोई भी सदस्य रख सकता है, लेकिन इसके लिए अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक होती है। बिना अध्यक्ष की अनुमति के स्थगन प्रस्ताव
नहीं रखा जा सकता है। सामान्यतः स्थगन प्रस्ताव को 4 बजे शाम के 4 बजे में ही लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संघीय स्वरूप किससे प्रभावित है? ऑप्शन ए यूएसए से, या ऑप्शन बी कनाडा से, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया से, या ऑप्शन डी आयरलैंड से। तो आपका केवल एक सही है, बी में है 3 और 4 सही हैं, या सी में केवल 2 और डी में क्या होगा 1 और 2। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है कि संघीय स्वरूप किससे प्रभावित है? आपका संघीय स्वरूप किससे प्रभावित है? कनाडा, और कनाडा से आपका प्रभावित है। संघीय व्यवस्था संवैधानिक राज संचालन की उस प्रवृत्ति का प्रारूप है जिसके अंतर्गत विभिन्न राज्य एक संविधान और संविधान द्वारा एक संघ की स्थापना करता है। भारत में शक्तियों का बंटवारा किसके द्वारा होता है? संघीय ढांचे के द्वारा होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? भारत राज्यों का संघ है। तो भारत में शक्तियों का बंटवारा किसमें होगा? संघीय ढांचा के द्वारा का प्रमाण है। देखिए, भारतीय संविधान में यूएसए से उच्चतम न्यायालय की शक्तियां और अधिकार, न्यायिक समीक्षा, उपराष्ट्रपति, वित्तीय आपातकाल लिए गए हैं। आयरलैंड से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व लिया गया। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? हमारा प्रस्तावना को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सागर बांध स्थित है? ऑप्शन ए ब्यास नदी, ऑप्शन बी चिनाब नदी, ऑप्शन सी झेलम नदी, या ऑप्शन डी रावी नदी। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? रणजीत सागर बांध कहाँ स्थित है? रावी नदी पर स्थित है। रणजीत सागर बांध रावी नदी पर इसका निर्माण हुआ है, जो पंजाब में रावी नदी का उद्गम कांगड़ा बेसिन के धौला घाट श्रेणी उत्तरी ढाल से है। रावी नदी सिंधु की सहायक नदी है। रावी नदी किसकी सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी है। झेलम नदी पर कोहाला परियोजना है। ब्यास और सतलुज नदी के संगम पर बने हरिके बांध से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। ब्यास और सतलुज नदी के संगम पर जहाँ दोनों नदियाँ मिलती हैं, वहाँ पर क्या है? हरिके बांध से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? ऑप्शन ए कालाहारी, ऑप्शन बी गोबी, ऑप्शन सी सहारा, या ऑप्शन डी थार। तो अफ्रीका महाद्वीप का सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जिसका क्षेत्रफल 84 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल कितना है? सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है? ये कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसका क्षेत्रफल है 84 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका देश बोत्सवाना और नामिबिया में फैला हुआ। कालाहारी मरुस्थल कहाँ फैला हुआ है? अफ्रीका देश में के बोत्सवाना, अफ्रीका महाद्वीप में बोत्सवाना और नामिबिया में फैला हुआ है। गोबी का मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो कहाँ पर स्थित है? मंगोलिया में स्थित है। गोबी मरुस्थल शीत मरुस्थल का एक उदाहरण है। थार मरुस्थल की अब बात कर लेते हैं। थार मरुस्थल कहाँ पर है? भारत में स्थित है, या किस किस राज्य तक फैला हुआ है? देखिए, थार मरुस्थल आपका राजस्थान में फैला हुआ है, गुजरात और पाकिस्तान के सिंध तक फैला हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित सागरों में से किसमें सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? ऑप्शन ए कैस्पियन सागर, ऑप्शन बी मृत सागर, ऑप्शन सी भूमध्य सागर, या ऑप्शन डी लाल सागर। तो सबसे अधिक लवणता किसमें पाई जाती है? सबसे अधिक सॉल्टी कौन है? मृत सागर है। लवणता प्रति 1000 में व्यक्त किया जाता है। समुद्र जल की औसत लवणता कितनी होती है?
35% होती है। अर्थात 1000 ग्राम या 1 किलो जल में कितने होंगे? 35 ग्राम क्या होगा? लवण या नमक होगा, साल्ट होगा। 20 से 40%, 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। तो आपका सबसे अधिक और सर्वाधिक लवण, ये तो आपका हुआ किसके आधार पे? आपके ऑप्शन के आधार पे। लेकिन सर्वाधिक लवणता कहाँ पर है? जॉर्डन में स्थित मृत सागर में 238% की है, 238% है। तुर्की का वान झील सर्वाधिक लवणता वाला जलराशि है, जिसकी लवणता कितनी है? 330% है, जबकि या इसमें कितनी है? 238% ही लवणता है मृत सागर में। लेकिन अगर तुर्की का वान झील देखा जाता है, वो वहाँ पर सबसे अधिक लवणता होगी। यहाँ पे कितनी लवणता होगी? 330% लवणता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा किन किन देशों से नहीं गुजरती है, ये बताना है। देखिए, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी मैक्सिको और ऑप्शन डी मिस्र। तो कर्क रेखा, ईरान से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ईरान होगा। जबकि भारत, मैक्सिको और मिस्र से क्या होती है? गुजरती है। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। लेकिन अगर पूरे विश्व में देखा जाए, हमारे भारत में 8 राज्यों से गुजरती है और पूरे विश्व में देखा जाए तो 18 देशों से गुजरती है। देखिए, मैक्सिको, बहमास, पश्चिमी सहारा, माली, अल्जीरिया, चाड, नाइजर, लीबिया, मिस्र, यूएई, सऊदी अरब, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान और मॉरिटानिया, ये देशों से क्या होती है? कर्क रेखा गुजरती है। भारत से 8 राज्यों से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी हॉट स्पॉट सिरुवानी निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी केरल। तो परिस्थिति हॉट स्पॉट सिरुवानी कहाँ पर स्थित है? ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर प्रिंटर संबंधित है। लेजर प्रिंटर संबंधित है। ऑप्शन ए कैरेक्टर प्रिंटर, ऑप्शन बी पेज प्रिंटर, ऑप्शन सी लाइन प्रिंटर या ऑप्शन डी प्लॉटर। तो आपका लेजर प्रिंटर संबंधित किससे है? पेज प्रिंटर से संबंधित है। उच्च गति वाला नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर है। इसमें क्या होता है? रंगीन इंकजेट और लेज़र प्रिंटर में 2 स्याही का बॉटल प्रयोग किया जाता है, काला और रंगीन रंग में। रंगीन स्याही बॉटल में 3 मूल रंग लाल, नीला, पीला होते हैं। और थर्मल प्रिंटर में क्या होता है? यह नॉन इम्पैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर है। इसमें रासायनिक युक्त विशेष कागज का प्रयोग किया जाता है। और कैरेक्टर क्या है? यह एक प्रकार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। फ्रेंड्स, ये आपके कुल 25 क्वेश्चन थे जो आपके साइंस पोर्शन से, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री मोस्टली इसमें कवर हुआ है, जियोग्राफी, भारत और विश्व के परिप्रेक्ष्य में, साइंस, कंप्यूटर, ये सारे पोर्शन इसमें कवर किए गए हैं इन 25 क्वेश्चनों में। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर जरूर करें। इसके बाद आपकी नेक्स्ट वीडियो होगी लेखपाल का जो आपका एग्ज़ाम होना है उसके लिए ग्रामीण प्रवेश। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।